नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में, जिसे मिग वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और यह एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जो फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस का टाइप है और उसमें इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आती है और इनर्ट गैस वेल्डिंग है, और साथ में ही एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी है। और इस वेल्डिंग प्रोसेस को गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं कि इस वेल्डिंग को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1940 के दशक में जब एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए जो टिग वेल्डिंग थी वो एक स्लो प्रोसेस थी, तो जैसे जैसे हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन हुआ तो उस दौरान एक फास्टर वेल्डिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हुई, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मिग वेल्डिंग को डेवलप किया गया। तो बात करते हैं कि इस वेल्डिंग को करने के लिए हमें किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें पावर सोर्स, जो पावर सोर्स हमें इसमें चाहिए वो DC पावर सोर्स की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। और DC पावर सोर्स में भी DCRP मतलब कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो DCRP है इसको ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं कि इस पोलैरिटी में जो मेटल डिपोजिशन रेट है वो बढ़ जाता है, और साथ में जो स्पैटर हैं वो भी कम बनते हैं, और गुड क्वालिटी का वेल्ड बीड बनता है, और एक स्टेबल आर्क और स्मूथ इलेक्ट्रोड मेटल ट्रांसफ़र हमें DCRP में मिलता है। और इस केस में जैसा कि इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है, जो एक एनोड होता है, और जो वर्क पीस होता है वह कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद जो इनर्ट गैस सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है, ये जो सिलेंडर है जिसमें इनर्ट या सील्डिंग गैस वो फिल की जाती है। इनर्ट या जो सील्डिंग गैस हम यूज़ करते हैं आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर इनके मिक्सचर को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आर्गन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है वेल्डिंग टॉर्च और गन। ये जो वेल्डिंग टॉर्च या जो गन है ये दो टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं। एयर कूल्ड का यूज़ करते हैं जब हमारी जो करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है 200 एम्पियर तक होती है, और जब हमारी जो करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है वो 200 एम्पियर से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हम वाटर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च या गन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए फिर हमें अलग से एक वाटर टैंक की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोड की। मिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं वो कंज्यूमेबल एक वायर होती है या कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, जो वायर स्पूल या फिर जो वायर रील है उसके ऊपर वाउंडेड होता है, जिसका डायामीटर 0.5 mm से 3 mm के बीच में हो सकता है। और जो फीड रेट है उसको पहले से ही प्री सेट किया जाता है, क्योंकि जो फीड रेट है वो बेसिकली डिपेंड करता है वायर के डायामीटर पे या फिर जो वर्क पीस की जो थिकनेस है उस पे ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है मिग वेल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जो DCRP के इसमें ज़्यादा प्रेफर की जाती है, तो DCSP क्यों नहीं करते, जो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी होती है या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। उस केस में जो आर्क है वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, इसलिए नहीं यूज़ करते, और साथ में ही लार्ज स्पैटर बनते हैं, और इसके लिए फिर हमें अलग से एक इलेक्ट्रोड चाहिए जिस पर कैल्शियम या टाइटेनियम ऑक्साइड मिक्सचर की कोटिंग करने की आवश्यकता होती है DCSP के केस में। तो इसलिए हम DCSP को प्रेफर नहीं करते, ज़्यादातर DCRP को ही प्रेफर किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो मिग वेल्डिंग है इसको कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस रहती है इसको करने की, और साथ में हम जानेंगे मिग वेल्डिंग की एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वेल्डिंग को इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में आर्क को इग्नाइट करने से पहले जो हमारे गैसेस के कनेक्शन होते हैं या जो वाटर फ्लो होता है उसको अच्छी तरह से हमें चेक कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें प्रॉपर करंट
वायर फीड स्पीड को भी सेट करना होता है तथा सभी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हैं उसको भी एक बार हमें अवश्य चेक कर लेना चाहिए प्रिकॉशन के तौर पर। तो अब बात करते हैं कि इस वेल्डिंग में जो हम आर्क इनिशिएट करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में, उसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला मेथड रहता है कि हम जो हमारा जो करंट और जो सील्डिंग गैस का फ्लो है उसको हम ऑन करेंगे। उसके बाद जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है उसको वर्क पीस या जॉब के साथ हम स्क्रैच करेंगे, और जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, बिल्कुल वही प्रोसेस रहती है। और सेकंड मेथड ये होता है कि आर्क स्ट्राइक करने से पहले हम जो सील्डिंग गैस का फ़्लो है या जो वाटर फ़्लो है या फिर जो हमारा जो करंट है उसको हम ऑन कर देते हैं, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को वर्क पीस के साथ टच किया जाता है और फिर उसको फिर से पीछे हटा लेंगे, रिट्रैक्ट कर लेंगे, और उसके बाद वेल्डिंग को फिर से फॉरवर्ड किया जाता है। तो इस तरह से जो आर्क स्ट्राइक करने से पहले हमें 15 mm के करीब कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग टॉर्च से हमें बाहर रखना होता है, और वेल्डिंग करते समय जो वेल्डिंग टॉर्च है और जो वर्क पीस है इसके बीच में कम से कम 10 से 12 mm का गैप होना चाहिए। और जो आर्क की जो हमारी लेंथ रहती है, आर्क लेंथ तकरीबन 1.5 mm से 4 mm के बीच में होनी चाहिए। और इस प्रोसेस में अगर हम बात करें सेमी ऑटोमेटिक है, जो मैनुअली ऑपरेटेड है, या फिर ऑटोमेटिकली वेल्डिंग है, वेल्डिंग सेट हमारे पास है, तो उस केस में सेल्फ एडजस्टेड जो आर्क है हम यूज़ करते हैं सेमी ऑटोमेटिक में, सेल्फ कंट्रोल्ड आर्क प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक वेल्डिंग में। इनके प्रयोग से आर्क लेंथ को कांस्टेंट मेंटेन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो सील्डिंग गैस हम इसमें यूज़ करते हैं, सील्डिंग गैस को बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो हमारा मोल्टन वेल्ड पूल होता है उसको अच्छी तरह से कवर किया जाए, ताकि जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं तो उसके कांटेक्ट में ना आए, जिससे कि हमारा जो वेल्ड होता है या जो वेल्ड बीड होता है उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं कि इस वेल्डिंग में हम अलग से कोई भी जो फ्लक्स है वो यूज़ नहीं करते, और साथ में ही जो गैस फ्लो रेट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फ्लो रेगुलेटर लगे होते हैं गैस फ्लो के, तो इसमें जो गैस फ्लो रेट है वो बेसिकली डिपेंड करता है जो नोजल का साइज़ होता है। हमारी जो वेल्डिंग टॉर्च या गन हम यूज़ करते हैं उसके नोजल के साइज़ पे वो डिपेंड करता है, और जो बेसिकली 4 से 40 लीटर प्रति मिनट हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम रेंज होती है जो फ्लो ऑफ सील्डिंग गैसेस की, वो रहती है 7 से 12 लीटर प्रति मिनट। इस तरह से गैस फ्लो रेट हमारा इसमें रहता है। अब बात करते हैं कि इस वेल्डिंग को करते समय जो मेटल ट्रांसफ़र होता है, जो वेल्डिंग में जो मेटल ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम होगी। और मेटल ट्रांसफ़र मिग वेल्डिंग के केस में अलग अलग तरीके से होता है, और वो डिपेंड करता है करंट पे और वोल्टेज पे डिपेंड करता है जो हम इलेक्ट्रोड को देते हैं। इसमें मेनली क्या है कि जो डिफरेंट वे हो सकते हैं मेटल ट्रांसफ़र के इलेक्ट्रोड से वर्क पीस तक। एक हो सकता है शॉर्ट सर्किट, जिसे हम डिप ट्रांसफ़र के नाम से भी जानते हैं। एक हो सकता है ग्लोबुलर ट्रांसफ़र, स्प्रे ट्रांसफ़र, पल्स्ड स्प्रे ट्रांसफ़र या रोटेटिंग स्प्रे ट्रांसफ़र इसमें हो सकता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जो मिग वेल्डिंग होती है इसकी एडवांटेज क्या होते हैं, और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वेल्डिंग के द्वारा किस किस जॉइंट को हम आसानी से कर सकते हैं। बट जॉइंट, लैप जॉइंट, फिलेट और टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट इस वेल्डिंग से बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। और किस किस मटेरियल को वेल्ड करना आसान है। स्टील को कर सकते हैं, स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील हो सकता है, कार्बन स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और इनके अलॉय, निकल और निकल के अलॉय, टाइटेनियम इत्यादि को हम बड़ी आसानी से मिग वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मिग वेल्डिंग है अगर आज की डेट की बात करें तो दुनिया में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वेल्डिंग भी है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। अब जैसा कि इस वेल्डिंग को करने के लिए हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटर
जो स्किल है उसकी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, थिक और थिन दोनों टाइप के जो वर्क पीस है उसको बड़ी आसानी से हम इसमें वेल्ड कर सकते हैं और इस प्रोसेस को बड़ी आसानी से मैकेनाइज किया जा सकता है, मतलब सेमी ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और किसी प्रकार के फ्लक्स का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते। और जो कॉन्टीन्यूस जो वेल्डिंग है वो हम हाई स्पीड पे कर सकते हैं, सभी पोजीशन में कर सकते हैं और जिससे हमें डीपर पेनिट्रेशन इसमें हमें मिलता है। तो कह सकते हैं कि मिग वेल्डिंग के द्वारा लार्ज मेटल डिपोजिशन रेट हम अचीव कर सकते हैं और साथ में जैसा कि इस प्रोसेस में हमारा जो इलेक्ट्रोड की जो फीडिंग है वो कॉन्टीन्यूसली होती है, इसलिए जो मिग वेल्डिंग है वो टिग वेल्डिंग के मुकाबले ज़्यादा फास्ट है, एक फास्टर प्रोसेस है। लेकिन इतनी सारी एडवांटेज के बाद इसकी कुछ खामियां भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। जैसा कि ये जो वेल्डिंग इक्विपमेंट है ये कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टली है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को हमें कंट्रोल रखना होता है, जैसे टॉर्च का एंगल, इलेक्ट्रोड स्टिक आउट, वेल्डिंग पैरामीटर या इलेक्ट्रोड का टाइप और साइज़ को हमें मेंटेन करना होता है। और ये पोर्टेबल बहुत कम है, लेस पोर्टेबल प्रोसेस है और इसके द्वारा हम जो स्मॉल कॉर्नर हैं उनको वेल्ड करना डिफ़िकल्ट रहता है। और जैसा हमने शुरुआत में बात की कि प्रोसेस वेरिएबल ज़्यादा होने के कारण एक कॉम्प्लेक्स वेल्डिंग प्रोसेस भी है और इसमें हाई कूलिंग रेट होता है और हाई कूलिंग रेट के कारण जो मेटालर्जिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं जॉइंट की वो अफेक्ट हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त इस वेल्डिंग को आउटडोर वेल्डिंग एप्लीकेशन में हम यूज़ नहीं कर सकते, तो कह सकते हैं कि आउटडोर एप्लीकेशन के ये वेल्डिंग सूटेबल नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। मिग वेल्डिंग फेरस और नॉन फेरस मेटल की ज़्यादातर सभी को हम वेल्ड कर सकते हैं। साथ में जो मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री हैं जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, प्रेशर वेसल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इवन जो टूल स्टील और डाइस को भी हम इसमें वेल्ड कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के पार्ट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उस दौरान जो वेल्डिंग की आवश्यकता होती है तो मिग वेल्डिंग से उसे किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जो एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, इनर्ट गैस वेल्डिंग है, जिसे हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।